रहमान रहीम। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने पढ़ लिया जी, उर्दू अल्फाबेट्स हमने देख लिए थे कि वो, और जो उर्दू एंड अरेबिक अल्फाबेट्स हैं वो दोनों बिल्कुल सेम हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि उर्दू में कुछ हरूफ तहज्जी जो हैं वो एक्स्ट्रा है। उसके बाद हमने अलिफ मद्दा की पहचान सीखी, और अलिफ मद्दा की लेंथ सीखी, और अलिफ मद्दा जो भी हरूफ मद्दा की डेफिनेशन सीखी कि जो हरूफ मद्दा होते हैं वो अहले जुबान अपनी आम बोलचाल में जिस तरह इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअल में हरूफ मद्दा की लेंथ होती है। तो हमने देखा कि उर्दू जुबान में भी हम हरूफ मद्दा इस्तेमाल करते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, और जितना हमने उसको उर्दू जुबान में पढ़ना है उतना ही हमने उसको अरबिक में लंबा करना है। फिर उसके बाद हमने सीखा कि हरूफ मद्दा के बाद हरकत की बारी आती है। हरकत जो होती हैं, सिंगल हरकतें जिसको बोलते हैं जबर जेर पेश, वो हरूफ मद्दा के मुकाबले में हाफ होती हैं। यानी कि अगर बा अलिफ है तो जबर होगी ब, अगर बी या मद्दा है तो जेर होगी बी, और अगर बू वाव मद्दा है तो पेश होगी बू। सिंगल हरकतें हरूफ मद्दा के मुकाबले में हमने आधी रखनी है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? एराब भी उर्दू जुबान में होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि खड़ी हरकत भी उर्दू जुबान में होती हैं, और खड़ी हरकत जो हैं क्या होती हैं, हरूफ मद्दा के कायम मुकाम होती हैं, और उनके ऊपर सेम रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे अलिफ मद्दा है वो उसी तरह से, या खड़ी जबर है जो लिखने का स्टाइल थोड़ा फर्क होता है। जैसे मालिकी दो तरीके से लिखा जा सकता है, अलिफ के साथ भी, खड़ी जबर के साथ भी। इसी तरह या मद्दा एंड खड़ी जेर इक्वल हैं, और वाओ मद्दा और उल्टी पेश जो है ये इक्वल है। राइटिंग स्टाइल में फर्क है, रूल्स एक जैसे फॉलो होंगे, तरीका एक जैसा होगा। उसके बाद हमने देखा कि जज्म भी उर्दू जुबान का कायदा है। उर्दू, बस, दफ्तर, अशरफ, असलम, उर्दू जुबान में भी हम जज्म का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने सीखा कि कलकला का जो कायदा है, यानी कि बाउंसी साउंड का जो कायदा है, वो भी उर्दू जुबान का और पंजाबी जुबान का भी कायदा है। अरबी जुबान में भी कुछ हरूफ ऐसे हैं, 5 लेटर्स हमने पढ़े थे, कि जिनकी आवाज बाउंस बैक होती है, और स्पेशली ज्यादा प्रोमिनेंटली कब होती है, जब उनके ऊपर जज्म आ जाती है। ऑफ, तौ, बा, जीम, दाल, ये 5 लेटर्स जब जज्म के साथ होते हैं तो आवाज ज्यादा आप हमें दिखाई देती है कि ज्यादा बाउंस हो रही है। अको, अतो, अब, अज, अद, इस तरह। और उर्दू में भी आप, या कब, या धुंध, या लब, या पंजाबी में कड, दंद, गुड, या इस तरह से बेशुमार अल्फाज हमने सीखे थे कि जो अरबी उर्दू में भी हम बोलते हैं तो उस पर आवाज बाउंस बैक करती है। कलकला के बाद हमने शद का कायदा सीखा कि शद भी उर्दू जुबान का कायदा है। पत्ता, गन्ना, अम्मा, अब्बा, फुट्टा, बच्चा हम बोलते हैं। शद का मतलब क्या होता है? शद का मतलब ये होता है कि वो लेटर वहां पे 2 मरतबा मौजूद है, लिखा हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है, बट उसके ऊपर एक डबल यू का साइन लगा दिया जाता है कि ये लेटर को 2 बार पढ़ना है। तो जिस तरह हम उर्दू में पढ़ते हैं, फुट्टा कहते हैं, या बच्चा कहते हैं, गन्ना कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अरबी में भी हमने अशा, उशु, इशी पढ़ के देखा कि वो 2 दफा बस उस लेटर को हमने पढ़ना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर हम जज्म वाले नून और तनवीन पे आए थे लास्ट क्लास में, कि जज्म वाला नून इज इक्वल टू तनवीन। बा जबर नून बन हो, या बा दो जबर बन, बा जेर नून बिन हो, या बा दो जेर बिन। इसी तरह बा पेश नून बुन हो, या बा दो पेश बुन, एक ही बात है, रूल्स एक जैसे फॉलो होंगे इनके ऊपर। इसलिए जब कभी भी रूल्स की बात आती है, जो कि हम आज इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि जहाँ पे भी जज्म वाले नून की बात आती है, साकिन नून की बात आती है, वहां साथ तनवीन की भी बात आती है, क्योंकि तनवीन के अंदर एक हिडन नून होता है, छुपा हुआ नून होता है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन पढ़ने में उसी तरह पढ़ना है जैसे साइलेंट साकिन नून को पढ़ना है, जो कि दिखाई दे रहा होता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाइए पेज नंबर 16 पे। पेज नंबर 16 में देखें, अब जबर जेर पेश का कायदा है। अब इसमें क्या गलतियां हो सकती हैं? वैसे तो हमने इसके वर्ड्स की प्रैक्टिस की थी, लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर हम देखते हैं
कि आपको जबरें दिखाई दे रही हैं पहली दो लाइंस के ऊपर ना। अब इन जबरों को या जितनी भी सिंगल हरकतें हैं, जबर है, जेर है या पेश है, अगर हमने इसको लंबा किया जरा जरा सा, तो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल ही जो है वो एक अजीब व गरीब सी स्टाइल तिलावत का बनेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ती हूँ, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही हुदल लिल मुत्तकीन अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैबी। अभी देखिए ना, पढ़ा ही नहीं जा रहा है, अजीब फंसा फंसा सा अंदाज लग रहा है। आप इसी तरह इसकी मिसाल ले लें कि अगर मैं उर्दू बोलते वक्त आपसे जरा जरा सा अलिफ लंबा करना शुरू कर दूं, तो आप देखेंगे कि मुझसे बात ही नहीं होगी। जो हरकतें हमने स्पेशली वो हरकतें जो कि वर्ड के लास्ट लेटर के ऊपर होती हैं, जैसे किताबू की बा की पेश है, रोइबा बा का जबर है, इसी तरह अल्लज़ीना नून की जबर है, युमिनूना नून की जबर है, इनको हमने लंबा नहीं होने देना। किसी भी हरकत को, चाहे वो किसी वर्ड के शुरू में आ रही हो, चाहे वो किसी वर्ड के लास्ट पे आ रही हो, हमने उनको बिल्कुल भी लंबा नहीं होने देना। जिससे फ्लो होता है ना, फ्लो के अंदर जैसे हम उर्दू में बोलते चले जाते हैं, हमें एहसास भी नहीं होता कि हमने यहाँ अलिफ मद्दा पढ़ा था, यहाँ जबर पढ़ी थी, यहाँ पेश गुजरी थी, यहाँ या मद्दा गुजरी है। हमें एहसास नहीं होता ना, कितना फ्लो में हम बोलते चले जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम उर्दू में बात करते वक्त ये फील नहीं करते कि अब ये आ रहा है वो आ रहा है, इसी तरह अरबी पढ़ते वक्त भी हमने इसको फ्लो में रखना है। इसके ऊपर रुक रुक के, पॉज दे दे के, झटके दे दे के, जबरें लंबी कर करके हमने इसको नहीं पढ़ना है। प्रैक्टिस हम इसकी इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे आपको नजर आ रहा है हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत का कायदा। अब जितनी हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत को हमने उर्दू में खींचा था, बाबा मुझे पानी बाबा मुझे पानी पीना है, अब मैं ये नहीं करी बाबा मुझे पानी पीना है, नहीं, बाबा मुझे पानी पीना है, मामा मुझे पानी पीना है। कितना नॉर्मल सी लेंथ है ना, और कितना फ्लो है इस बोलने में। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी आपने क्या करना है, जहाँ पे भी आपको खड़ी हरकत या हरूफ मद्दा नजर आते हैं, और जिन लोगों की ये गलती है कि वो हरकतों को लंबा करते हैं या हरूफ मद्दा को लंबा करते हैं, उनके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि जैसे इस तरह आपको नजर आ रहा है ना, ये हाईलाइट्स हुई हुई हैं चीजें, आप अपना एक पेज कुरान मजीद का, चाहे वो सूरत बकरा का फर्स्ट पेज ही आप रख लें, आप उसको ना हाईलाइट कर लें। ये जो सिंगल हरकतें हैं जबर जेर पेश, आप उसको एक कलर कर दें, जैसे येलो कर लें फॉर एग्जांपल। इसी तरह हरूफ मद्दा जो है या खड़ी हरकत है, आप उनको ब्लू कर लें। सिर्फ एक पेज पे आपको मैं बताऊं मजे की बात, कि सारे नाम कहा करते थे कि जब हम उनसे पढ़ रहे थे, और हमने सारे नाम से, जब जितने भी हम स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने भी सर से पढ़ा है, सर पूरा कुरान नहीं पढ़ाते कभी भी। और वो कहते हैं कि एक रुकू काफी होता है। अगर एक रुकू के ऊपर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, आपकी आपका फ्लो बन गया है, आपकी हरकतें लंबी नहीं हो रही हैं उस रुकू में आपकी हरूफ मद्दा खड़ी हरकत ठीक है, तो बाद में पूरे कुरान में वही चीजें ही रिपीट होनी है ना, जो उस एक रुकू के अंदर मखारिज भी सारे आ गए होंगे, रूल्स भी सारे आ गए होंगे। शायद ही कोई एक आधा बचा कुचा रूल होगा जो उस रुकू में नहीं आया था। तो अदरवाइज वही लेटर्स रिपीट होते हैं, वही रूल्स रिपीट होते हैं। तो जब आप एक रुकू के ऊपर अपना फ्लो बना लेते हैं, तो फिर आपका पूरे कुरान मजीद जो है वो दुरुस्त हो जाता है। तो लिहाजा ये ना सोचा करें कि मैं पूरा कुरान कहीं पढ़ूंगी तो फिर मैं ठीक होंगी, नहीं, आपको एक पेज काफी है। अगर आपने एक पेज के ऊपर अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो इसलिए आपने एक पेज, चाहे वो सूरतुल बकरा का कर लें, या सेकंड पारा का स्टार्ट वाला पेज कर लें, या सूरह मुल्क का फर्स्ट पेज कर लें, आप उसके ऊपर इसी तरह से अपना कलर करें। हरकतों को येलो कलर कर लें, सिंगल हरकतों को, हरूफ मद्दा और खड़ी हरकत को आप ब्लू कलर कर लें, और उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करें कि मेरी कोई भी हरकत लंबी ना हो। और प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे? प्रैक्टिस आप छोटे छोटे पीसेस में आयत करेंगे। एक और चीज मैं बताऊं, प्रैक्टिस का तरीका, मैं आपको जो भी बोल रही हूँ ना, वो मैं आपको ना अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। एक्सपीरियंस से क्योंकि मैं जो चीजें मैंने फेस की, मैंने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया तजवीद से तकरीबन, उस वक्त मैं थी कोई 35 की, आई थिंक।
अब 35 साल मैंने एक गलत तरीके से कुरान मजीद पढ़ा। 35 साल की उम्र में जब मैं उसको ठीक करने लगी तो वो तो ठीक होने का नाम ना ले। अच्छा, अब मैं मैं 6-6 7-7 घंटे की प्रैक्टिस करके, सर की क्लास होती थी जब हम पढ़ते थे रात 9 बजे, और मैंने ना 5-6 बजे बैठ जाती थी कि सर की क्लास में मैंने सबक सुनाना है। और मेरी कोशिश होती थी 9 बजे से 12 बजे तक क्लास चलती थी कि मैं एंड पे सुनाऊं, मैं प्रैक्टिस करती रहूं। वो 6-7 घंटे की प्रैक्टिस के बाद जब मैंने सर को सुनाती थी तो मेरी गलतियां एज इट इज होती थी। मतलब अ, उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही होती थी। कुछ दिन तो इस तरह चलता रहा। उसके बाद फिर सर ने मुझसे पूछा कि आप प्रैक्टिस कैसे करती हैं, मुझे बताएं जरा। तो मैंने उन्हें बता दिया, यहाँ से जैसे आयत नंबर 1 से शुरू होती हूँ, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी। सारा पूरा पेज मैं पढ़ लेती हूँ, फिर मैं दोबारा से पढ़ती हूँ, फिर मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। 6-7 घंटे मैं इस तरह पढ़ती चली जाती हूँ। तो सर ने कहा आपका प्रैक्टिस का तरीका ही गलत है। जब आपका प्रैक्टिस का तरीका गलत होता है तो फिर जाहिर बात है कि आपको बेनिफिट्स नहीं मिलते उस प्रैक्टिस के। वो 6-7 घंटे आपने जाया किए हैं एक तरह से। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, नोट कर लें इस चीज को, कि प्रैक्टिस पूरा पेज पढ़कर नहीं करनी है, आपने पोर्शंस डिवाइड कर लेने हैं। आपने एक टुकड़ा उठा लेना है का, जैसे फॉर एग्जांपल इस पेज पे आपको नजर आ रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। आपने इतने से ये 1 2 3 4 5 वर्ड्स ले लिया आपने, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। अब इस 5 वर्ड्स के ऊपर आपने देखना है कि मेरी ना तो खड़ी हरकत या हरूफ मद्दा जरूरत से ज्यादा लंबे हों, ना मेरी हरकतें जो हैं वो लंबी हों। अब आपने इसको केयरफुली, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, रैब फी रैब फी रैबा फी नहीं होना चाहिए। किताबु ला रैब, ये भी नहीं होना चाहिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब नहीं, ज़ालिकल किताबु ला गु गु। देखो कितना छोटी आवाज है। आप मेरे फोकस करो जरा बा की पेश पे और रैबा वाली बा की जबर पे। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, नॉट बाफी। बाफी नहीं करना, बफी। अच्छा, इतना सा पीस आपने देख लिया कुरान मजीद में, 2-4 मरतबा सामने पढ़ लिया, उसके बाद आप कुरान बंद कर दें। आप अपने घर के काम करें। आपको कुकिंग करनी है, आप कुकिंग करें। आपके मुंह के ऊपर ही आयत होनी चाहिए, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। आपने झाड़ू लगाना है, आपने डस्टिंग करनी है, आपने बच्चे स्कूल छोड़ के आने हैं, आपने बच्चे स्कूल से लेकर आने हैं, आपने कपड़े धोने हैं। कुछ भी करें आप, आपके मुंह फारिग है, आपकी जुबान से तो काम नहीं कर रहे ना, जुबान फारिग है। आप इस आयत को तब तक प्रैक्टिस करेंगी जब तक कि आपको ये ना लगे कि ये इतना टुकड़ा मेरा परफेक्ट हो चुका है, अब इसमें कोई गलती बाकी नहीं रही। ठीक है, उसके बाद आपको जब ये लगे तो आप इस पीस को रिकॉर्ड कर लें, अपने फोन पे इसको रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके अपनी रिकॉर्डिंग को खुद सुने एज अ टीचर बनकर अपनी रिकॉर्डिंग को सुने। आपको लगेगा हाँ ये टुकड़ा मेरा परफेक्ट हो गया, इसमें मेरी जबरें भी ठीक है, मेरी जेर भी ठीक है, इसमें मेरे मखारिज भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। फिर आप आगे आए, हुदल्लिल मुत्तकीन, हुदल्लिल मुत्तकीन, हुदल्लिल। फिर आप ये हुदल्लिल मुत्तकीन को जुबान पे चढ़ा लें। ठीक है, एक हफ्ता आपके पास होता है। अगर आप इस तरीके पे प्रैक्टिस करें तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एक हफ्ते के बाद अगर वो आपकी 4 आयत आपने की हैं या 5 आयत की हैं, वो इतनी परफेक्ट होंगी कि उसमें कोई गलती भी नहीं। ठीक है, तो आपने इस तरीके पे प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, ये आपने यहाँ से प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ठीक हो जाए। जज्म का कायदा आ गया, वो भी आपने देख लिया। जज्म और शद का कायदा, हुदल्लिल मुत्तकीन है, शद को कैसे पढ़ना है। मुत्ता, जैसे ता की हमने पढ़ा फुट्टा गन्ना, उसी तरह मुत्ता, मुत्तकीन। यहाँ जज्म जो है, जज्म का बेसिकली गलती जज्म में ये आ सकती है कि उसके ऊपर आपकी आवाज हिल जाए, जैसे जालिकल, कल किताब, तो कल नहीं होना चाहिए, आवाज हिलनी नहीं चाहिए, आवाज को जरा जमाओ के साथ, जालिकल, कल, जालिकल किताबु, इस तरह से। अच्छा जी, अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 21 पे।
पेज नंबर 21 से अब हमारे रूल्स शुरू हो रहे हैं। ठीक है जी, प्रैक्टिस मैंने आपको बता दी, आप जिस तरीके से आपने करनी है आपने बिल्कुल उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जो चीजें हमने पीछे पढ़ ली हैं उसको सामने रखते हुए, यानी कि हरूफ मद्दा, ज़बर ज़ेर पेश, जज़म और शद को मद्देनजर रखते हुए आपकी कोई गलती भी, वो पहली 5 आयत अगर आप ले लेते हैं तो पहली 5 आयत में आपकी सारी गलतियां ठीक हो जानी चाहिए। उसके बाद हम रूल्स स्टार्ट करते हैं जी। जज्म वाले नून और तनवीन को पढ़ने के लिए सबसे पहला रूल जो आएगा वो कहलाता है इजहार का करना। इजहार का मतलब क्या होता है? जैसे कि लफ्ज से जाहिर है कि उसमें जाहिर करके पढ़ना होता है नून को। तो उर्दू जुबान में भी मोस्टली वर्ड्स के ऊपर हम नून को जाहिर करके पढ़ रहे होते हैं। जैसे इनकलाब, पाकिस्तान, नून जाहिर है। मैं आपका इंतजार कर रही थी, इंतजार, नून जाहिर है। तो इसी तरह बेशुमार वर्ड्स हैं जहाँ पे हम नून को जाहिर करते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे नून को जाहिर करके पढ़ना है। कब पढ़ना है? जब कभी भी ये सॉरी नून साकिन या तनवीन के बाद ये वाले 6 लेटर्स आ जाएंगे जिनको हरूफे हल्की कहा जाता है। हरूफे हल्की का क्या मतलब है? जो हलक से निकलते हैं। सॉरी, हलक से निकलने वाले जो मखारिज हैं वो कौन कौन से हैं? हमजा हा, आइन हा, गैन, खौ। ये जो 6 लेटर्स हैं ये बिल तरतीब हलक के नीचे से लेकर ऊपर तक पढ़े जाते हैं। यानी कि सबसे गले का जो नीचे वाला हिस्सा है वो उससे हमजा और हा निकलता है, यानी कि गोल हा या दो चश्मी हा। सेंटर से आइन और हा निकलता है। और सबसे ऊपर वाले जो गले का हिस्सा है जो कि मुंह से करीब लगता है वहां से गैन और खौ निकलता है। तो इन 6 लेटर्स को हरूफ हलकी कहते हैं। तो जब कभी भी कुरान मजीद में नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ हल्की आ जाएंगे, वहां पे हम कोई गुन्ना नहीं करेंगे, कोई हमने आवाज को लंबा नहीं करना, कोई खींचना नहीं है। सिंपल सादे तरीके से जैसे इंतजार या इनकलाब में हम नून पढ़ के गुजर जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आपने यहाँ पे भी नून को पढ़ के गुजर जाना है। कि आपके सामने एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं। हमजा की एग्जाम्पल है सबसे पहले, वयन औना, मन आतो। एक नून साकिन के साथ भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ हरूफ उसके साथ, सॉरी, तनवीन के साथ भी हैं। फिर उसी तरह गोल हा की एग्जाम्पल है वयन हाउना, फरीकन हदा। आइन है तो अनामता, समीउन अलीम। हा है तो यनहितूना, अजीजुन हकीम। तो इस तरह से आपके सामने ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो जहां कहीं भी आपको हमजा हा, आइन हा या गैन खौ नजर आएंगे नून साकिन या तनवीन के बाद, तो आप वहां पे कोई गुन्ना नहीं करेंगी, आप वहां सादे तरीके से नून को पढ़कर आगे चली जाएंगी, बगैर रुके, बगैर गुन्ना किए, बगैर आवाज को लंबा किए। इसको कहते हैं इजहार का कायदा। ठीक है, ये हमारा नंबर 1 था। रूल नंबर 2 हमारा जो आ जाता है छोटी मीम का कायदा। छोटी मीम का मतलब क्या होता है? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये भी उर्दू जुबान में बेशुमार जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ कहीं भी उर्दू में नून के बाद बा आ जाती है ना, वहां पे ऑटोमेटिकली हम नून की आवाज को मीम में बदल के पढ़ते हैं। जैसे अम्बिया, अनबिया नहीं कहते, अनबिया, अम्बिया हो जाता है। ठीक है। मिंबर, मिंबर कहते हैं, मिनबर नहीं कहते। अम्बरीन कहते हैं, अनबरीन नहीं कहते। इस्तंबोल, गुम्बद, सब जगह पे जहां नून के बाद बा आ जाती है वहां नून की आवाज को हम उर्दू में भी मीम में चेंज कर देते हैं। कल परसों डिक्टेशन करवा रही थी बच्चे को, तांबा, वो मीम के साथ तांबा लिख रहा था, तांबा। तो तांबा किस तरह लिखते हैं? मीम नून के साथ होता है ना, लेकिन वो आवाज क्योंकि मीम की पैदा होती है तो बच्चों को लगता है कि शायद मीम है। तो जब कभी भी नून के बाद बा आता है तो उर्दू में भी हम उसको मीम से बदल के पढ़ते हैं। सुम्बुल कहते हैं, हमारे दोस्त होती थी सुम्बुल, तो सुनबल नहीं कहते, सुम्बुल कहते हैं। ठीक है ना। इसी तरह बेशुमार अम्बाला, एक बहुत मशहूर जगह है अम्बाला। मिठाइयों की दुकान भी होती है अम्बाला स्वीट्स, तो वहां पे अनबाला नहीं कहते, अम्बाला कहते हैं। अब कुरान मजीद में स्पेशली ये जो हमारे जो कुरान है पाकिस्तानी मुसहफ हैं जो, या इंडियन मुसहफ हैं, उसमें आपको हर ऐसी जगह पे जहाँ नून के बाद बा आ रहा है वहां आपको एक छोटी सी मीम लिखी हुई नजर आ जाएगी। इट मीन्स कि आपने वहां पे नून नहीं पढ़ना बल्कि मीम पढ़नी है। लेकिन जो सऊदी टेक्स्ट है
प्योर जो जिसको उस्मानी मुसहफ उस्मानी कहते हैं, वहां पे शायद आपको छोटी मीम नजर नहीं आएगी, लेकिन वो एक क्योंकि अंडरस्टूड है कि नून के बाद बा आएगा तो नून की आवाज मीम में चेंज होगी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रूल यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे थोड़ा सा गुन्ना भी करके पढ़ना है। गुन्ना मतलब आवाज के ऊपर थोड़ी देर के लिए रुकना है। इसमें इसका तरीका ये होता है कि ये छोटी मीम को पढ़ते वक्त होठों को बहुत टाइटली आपस में ज्वाइन नहीं करते, जैसे हम नॉर्मली मीम पढ़ते हुए करते हैं ना। नॉर्मली जैसे हम मीम पढ़ते हैं तो हम होंठ आप हमारे टाइटली बंद हो जाते हैं, लेकिन इस हुन्ने में हमारे होंठ टाइटली बंद नहीं होते, बहुत हल्के से हमने होंठों को मिलाना है। मिम बादी, मिम बादी, बखीला, बल्कि अगर होंठों के बीच में कोई खला थोड़ा सा रह जाएगा तो भी वो ओके है। बल्कि कुछ जगहों पे मुंह के अंदर ना लिप्स में पेपर रखकर भी इसकी प्रैक्टिस कराते थे कि होंठों को बहुत टाइटली, ताकि बच्चे ज्वाइन ना करें और मुंह में पेपर हो तो उनको पता हो कि अच्छा होंठ थोड़े से फासले पे हैं। तो ये आपके सामने इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। मिन बादी मम बखिला अम बिऊनी, इसी तरह तनवीन के साथ भी है। खबीरम बसीरा, खबीरम बसीरा, अमदन बईदा, खैरन बिइज़नी। नून साकिन या तनवीन के बाद जब बा आएगा तो हमने क्या करना है, नून की आवाज को मीम से बदल देना है। इस रूल का नाम है इकलाब। इकलाब का कायदा इसको कहते हैं। इकलाब का मतलब होता है बदलना, क्योंकि यहाँ पे नून मीम से बदल रहा है इसलिए इसको इकलाब का कायदा कहते हैं। समझ आ गई है? किसी को कोई बात यहाँ पे तक मुश्किल तो नहीं लग रही है? नहीं, अच्छे से जी समझ आ गई। अच्छा जी, ठीक है। जी चलिए अगला अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। अगला जी आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट कायदा, इदगाम का कायदा। अब ये देखो, ये वर्ड्स आप देखो ना, अगर ये वर्ड्स शुरू शुरू में जब मैं तजवीज पढ़ती थी मुझे वर्ड्स बड़े मुश्किल लगते थे, इदगाम, इखलाब, गुन्ना। कहती है ये कैसे करेंगे, ये इस तरह से मुश्किल मुश्किल वर्ड्स हैं, ये क्या वर्ड्स हैं। लेकिन अगर हम इसको इसको इन वर्ड्स को तोड़ें या इनके रूट वर्ड्स को देखें तो ये उर्दू ही के वर्ड्स हैं। इदगाम अब निकला है मदगम से। मदगम किसे कहते हैं? दो चीजों को आपस में मर्ज कर देने को, यानी ये दो चीजें आपस में मिल जाएं, मदगम हो गई, तो उसको वो इधर जी उनका इदगाम हो गया। अब इदगाम हम उर्दू जुबान में भी बहुत सारी जगहों पे इदगाम करते हैं। जब कभी, पहले मैं आपको इसकी एक डेफिनेशन बताती हूँ, उसके बाद फिर हम इस पेज पे आते हैं। जब कभी भी कुरान मजीद में दो एक जैसे लेटर्स आगे पीछे आ जाएं, सेम लेटर्स हों, जैसे मीम मीम आ गया, नून नून आ गया, या कोई भी एक जैसे दो हर्फ आगे पीछे आ गए, वहां पे इदगाम होगा। या फिर नंबर 2 पे करीब करीब के मखरज, करीब करीब की जगहों से निकलने वाले जो लेटर्स हैं। करीब करीब की जगह कौन सी होती हैं? जैसे कि बे और पे है, अब ये अलिफ बे पे ते हम पढ़े हैं ना, तो बे और पे क्या है, करीब करीब की जगह से निकल रहा है ना। इसी तरह अरबिक जो मखारिज की पूरी तरतीब है उसमें भी जो लेटर्स करीब करीब के जगहों से निकल रहे हैं, जैसे ऑफ और काफ है, इनका मखरज करीब का मखरज है। ऑफ थोड़ा सा गले हलक का पीछे वाला हिस्सा है, और काफ जो है डंडे वाला वो थोड़ा सा आगे। इंशाल्लाह मखारिज हम आगे डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो तब आपको मजीद इस चीज की समझ आ जाएगी। तो कॉफ और काफ का करीब करीब का मखरज है। इसी तरह और भी बेशुमार लेटर्स हैं जो करीब करीब की जगहों से निकलते हैं। जब कभी भी करीब करीब की जगहों के लेटर्स भी आगे पीछे आ जाएं तो भी इदगाम हो जाता है। और नंबर 3, एक ही जगह से निकलने वाले लेटर्स। अब मजे की बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमारे जो लिप्स से लेकर हमारे हलक तक जो डिफरेंट जगह रखी हैं मखारिज निकलने की, उनमें मजे की बात यह है कि एक ही जगह से तीन तीन लेटर्स भी समटाइम्स निकलते हैं, एक ही मखरज से। यानी ऊपर वाले दो दांतों का अगर किनारा है, ऊपर वाले सामने के दो दांतों के किनारे से 3 लेटर्स निकलते हैं। सा, कौन बताएगा कौन कौन मैं से लेटर्स बताऊं? निकलते हैं जी? सा जाल और वाव। हाँ, सा वाव। जा वो, बिल्कुल ठीक है। माइक म्यूट करें। अब सा जा वो, तीनों
एक ही जगह से निकल रहे हैं, यानी कि ऊपर वाले दो दांतों के किनारे से। अब अगर कहीं कुरान मजीद में सा या जाल इकट्ठे आ गए, ठीक है, या जाल और वा इकट्ठे आ गए, तो क्या होगा? इदगाम होगा। तीन जगहों पे यानी कि आपको कुरान मजीद में इदगाम मिलेगा। नंबर एक, दो सेम लेटर्स आगे पीछे आ जाएं। नंबर टू, करीब करीब की जगहों के मखारिज आगे पीछे आ जाएं। नंबर थ्री, एक ही जगह से निकलने वाले हरूफ आगे पीछे आ जाएं। ये तीन जगह ऐसी हैं जहाँ पे फिर क्या होता है, अरबिक असल में आसान जुबान है। जो अरबों का असलूब ये है कि वो ना आसानी पैदा करते हैं। इदगाम बेसिकली किया जाता है मुश्किल को दूर करने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए। तो जब दो लेटर्स एक जैसे आएंगे तो हमें उसको पढ़ने में मुश्किल होगी ना। अभी काफ पढ़ा, भी फिर काफ आ गया, दो काफ इकट्ठे लिखे हुए हैं तो वो फिर मुश्किल हो जाती है। इसी तरह सेम मखरज से निकलने वाले लेटर्स अगर आगे पीछे हैं तो मुश्किल होगी उनको पढ़ने में। फिर क्या किया जाता है कि पिछले वाले लेटर को स्किप कर दिया जाता है, अगले वाले लेटर को दो मर्तबा पढ़ लिया जाता है। इसको बेसिकली इदगाम करते हैं, जो कि हम उर्दू जुबान में बेशुमार जगह पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं बदतमीज, इसको हम बदतमीज नहीं कहते, बदतमीज, क्योंकि दाल और ता का मखरज एक है, ऊपर वाले दो दांतों की जड़ है। ता दाल तो, ये तीन लेटर्स ऊपर वाले दो दांतों की जड़ से निकलते हैं। अब दाल और ता इकट्ठा आ गया तो इसको बदतमीज पढ़ने में आपको मुश्किल हो गया। आप बोल के अपने अपने मुंह में देखिएगा जरा इसको, कि बदतमीज आसान है या बदतमीज आसान है? बदतमीज आसान है ना। तो क्या किया, दाल को हमने स्किप कर दिया, ता को दो मरतबे, बदतमीज बदतमीज बदतमीज। इसी तरह बहुत मशहूर इकबाल की पोएम अक्सर हम स्कूल की असेंबलीज में पढ़ा करते थे, लब पे आती है दुआ। लब, लब वो क्या था, लब पे आती है दुआ। बट बे और पे करीब करीब की जगहों से निकलते हैं, तो लब पे आती बोलना मुश्किल है, लब पे आती। तो लब पे आती कहना आसान है, तो बे को नहीं पढ़ा जाता, पे को पढ़ लिया जाता है। लब पे आती है दुआ। आप पाशी, आप पारा, ठीक है ना। और इसकी एग्जाम्पल जो है अरबी की भी यहाँ पे दी हुई है। वलम यकुल्लहु, अब नून और लाम, इनका मखरज करीब का मखरज है, नून और लाम का। तो कुन लहू कहना आसान है या कुल्लहू कहना आसान है? कुन लहू कह के देखे ना कितना मुश्किल लगता है। वलम यकुन लहू, अजीब लगता है, जैसे पता नहीं किस मुश्किल में जुबान फंस चुकी है। तो वलम यकुन लहू कहना आसान था। तो जब कभी भी कौन सी तीन चीजें हैं, दो सेम लेटर्स कुरान मजीद में आ जाएं, या दो ऐसे लेटर्स जो करीब की जगहों से निकलते हैं वो आ जाएं, या फिर एक ही मखरज से निकलने वाले दो हरूफ आके पीछे आ जाएं, वहां पे क्या करेंगे, हम पिछले वाले लेटर को छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, अगले वाले लेटर को दो मर्तबा पढ़ लिया जाएगा। अब वो दो मर्तबा पढ़ने की वजह से उसके ऊपर शद डली हुई नजर आएगी। अगर शद नहीं भी होती तो भी आपको उसको दो मर्तबा ही पढ़ना है, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है अगर हम दो आयतें आपस में मिलाने लगे हैं, यानी कि पहली आयत को दूसरी आयत का ज्वाइन करने लगे हैं, ज्वाइन करके पढ़ रहे हैं, तो अगली आयत के शुरू में आपको शद नहीं नजर आती, लेकिन क्योंकि इदगाम हो रहा है तो वो शद वहां पे आपको खुद से डालनी पड़ेगी। आपके माइंड में होना चाहिए कि जब मैंने इदगाम करना है तो मैंने पिछला लेटर स्किप करके अगले लेटर को दो मर्तबा पढ़ना है, तो वो दो मर्तबा की वजह से वहां शद आएगी आएगी। अब नीचे आप देखें, यहाँ पे अब आपको नजर आ रहा है, अच्छा जी, इसकी दो डेफिनेशन होती है ना। एक तो डेफिनेशन मैंने आपको वसी डेफिनेशन इदगाम की बता दी है कि ये तीन चीजें होती हैं कि सेम सेम दो लेटर्स आ जाते हैं, या एक ही मखरज से निकलने वाले लेटर्स आ जाते हैं, या फिर करीब करीब के मखरज के लेटर्स आ जाते हैं, तो ये सब जगहों पे इदगाम कहलाता है। एक और डेफिनेशन भी इसकी है जो कि आमतौर पे हमें कायदों में नजर आती है, वो लिन उमर की है, यानी कि लाम नून आइन मीम रॉ, लिन उमर। तो ये वाले जो है ना, नहीं सॉरी, लिन गलत बोल रही हूँ, यरमलून, या रॉ मीम लाम वाव नून, यरमलून। अच्छा, अब देखिए आपके सामने है कुरान मजीद में जब कभी भी जज्म वाले नून और तनवीन के बाद लाम रॉ और नून मीम वाओ या आते हैं तो उन पर हमेशा शद पड़ी होती है। उन पर पढ़ने का तरीका ये है कि शद को जज्म से पिछले हर्फ की जेर जबर पेश के साथ मिला के पढ़ लिया जाता है। जैसे कि आपके सामने है अन ला, अन ला में क्या था, अब नून और लाम का मखरज करीब करीब का मखरज था, तो वो अन ला पढ़ना आसान नहीं था, तो इसलिए क्या हुआ, हमजा की जबर को हमने लाम के साथ ज्वाइन कर दिया, अल्लाह। इसी तरह अन रॉ पढ़ना मुश्किल है तो अर रॉ हो गया।
मल्लम मर रहीमा। आगे है अन्ना, अब ये नून नून सेम सेम है, एक ही लेटर दो मर्तबा है, तो अन्ना, अम्मा, अन्नमा नहीं होता, नून और मीम आ रहा है, करीब की जगहों से निकलते हैं तो अम्मा हो जाएगा, अम्मा। अन नफ्सिन मिम मकामी। इसी तरह वाव और या आ गया, तो क्या होगा, अब ये जो वाव और या है ना, नून मीम वाव या, इन पे हमने पढ़ते वक्त गुन्ना करना है, लाम रा के ऊपर हम गुन्ना नहीं करते। औवा एंड अय्या, इसमें नून की हल्की सी आवाज भी बाकी रह जाती है। औवा एंड अय्या, मिन वरकिन मन यकूलू। ठीक है, इसी तरह नीचे तनवीन की एग्जांपल्स हैं, सेम वही, अल्लाह अर्रा, इला हल्लक़द ज़बदर राबिया, खैरुन नुज़ुला, मसलम्मा, सिनतुन वला, खैरुन यरा। ठीक है जी, इदगाम, ये था आपका इदगाम। अच्छा, इदगाम समझ में आ गया है या मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूं? जी जी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी आ सबको आ गया। गया? कोई ऐसा बच्चा जिसको इदगाम की समझ नहीं आई हो, वो हाथ खड़ा करे। मैम ये जो आपने बताया है कि कुछ हरूफ जो है उनमें नून की थोड़ी सी आवाज बाकी रहती है, वो कौन कौन से? वाव और या, ये जब हम यरमलून को डिवाइड करेंगे ना, या रा मीम लाम वाव नून, इनको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। उसमें जो स्पेशल दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे ना, वो एक गुन्ना के हिसाब से इसकी तकसीम होती है कि गुन्ना किस पे करना है और किस पे नहीं करना। उसमें लाम रा अलग हो जाएगा, लाम रा पे हम गुन्ना नहीं करते, या वाव मीम नून पे गुन्ना करते हैं। लेकिन अगर हम इसको इदगाम के एतबार से डिवाइड करें कि कामिल इदगाम किस पे होता है और नाकिस इदगाम किस पे होता है, तो कामिल इदगाम में लाम, नून और रा और मीम है, और नाकिस इदगाम यानी जिसपे नून की आवाज हल्की सी बाकी रह जाती है, वो वाव और या है। वाव और या ऐसे दो लेटर्स हैं जो समझ लें, जैसे छोटे बच्चों का मैं पढ़ाती हूँ तो मैं उनको ये कहती हूँ कि ना, वाव और या की नून से दोस्ती है। तो जब नून के घर जा रहे होते हैं ना, तो वाव और या कहते हैं हमने भी साथ जाना है, तो वो गाड़ी में फंस फंसा के बैठ जाते हैं कि हमें भी बिठाओ, हमें हमने भी जाना है, हमने भी जाना है। तो वो जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं, तो उस वो नून के साथ जब वाव आएगा या नून के साथ जब या आएगा, तो नून की हल्का सा शेड उसके अंदर बाकी रहेगा। देखिए ना, इसको बिल्कुल हम अव्वा नहीं कह रहे, जैसे पीछे हमने अन्ना किया या अल्लाह किया या अर्रा किया या अम्मा किया, वहां पे मुकम्मल तौर पे इदगाम हुआ है। यानी मुकम्मल इदगाम का मतलब ये है कि जो साइलेंट वाला लेटर था उसकी आवाज बिल्कुल खत्म हो गई है, इसको कहते हैं मुकम्मल इदगाम हो गया। जहां पे साइलेंट लेटर की आवाज हल्की सी बाकी रह रही है, इसका मतलब है वो नाकिस इदगाम है, यानी पूरी तरीके से मदगम नहीं हुआ। सेंटर में जो जज्म वाला हर्फ था उसकी आवाज हल्की सी, उसका शेड मौजूद है। इसको अव्वा या अय्या नहीं कह रहे, अव्वा कह रहे हैं, अय्या, अव्वा। म्यू, म्यू, म्यू नहीं कह रही मैं, म्यू वरकिन मैं यकूलु। तो नून का शेड बाकी रह रहा है, इट मींस कि ये नाकिस इदगाम। ठीक है, वाव और या के ऊपर नाकिस इदगाम होता है, लाम रा और नून मीम पे कामिल इदगाम होता है, यानी कि वहां पे जो लेटर है जो जज्म वाला उसकी आवाज बिल्कुल खत्म हो जाती है, और वाव और या के ऊपर जो जज्म वाला लेटर रहता है नून, उसकी आवाज थोड़ी सी बाकी रहती है, तो इसलिए उसको कहते हैं नाकिस इदगाम और उनको कहते हैं कामिल। लेकिन अगर गुन्ना के एतबार से इसको देखा जाए, तो गुन्ना के एतबार से फिर सिर्फ लाम रा ऐसे लेटर हैं जिनके ऊपर गुन्ना नहीं करना इदगाम करते वक्त, और नून मीम और वाव या पे गुन्ना करना है। ठीक है, बात समझ आ गई? जी मैम। सबको क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में मैम नहीं आई हो बात? जी, ये अल्लाह अर्रा के नीचे है ना, वो आप एकदम लाइए मैम, इलाह खद नीचे वाला मैम, इलाहन लकद, क्या करूं इसको? वो थोड़ा एक्सप्लेन करिए मैम, अच्छा, इलाह ठीक है। खद थोड़ा खोल जी कर बताइए मैम। जी जी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि अब तनवीन है ना, साकिन नून तो नजर नहीं आ रहा है हमें, लेकिन तनवीन के अंदर हमने पढ़ा था कि ये एक नून छुपा हुआ मौजूद होता है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, इलाहन था ये वर्ड क्या है? माइक म्यूट करें।
माइक म्यूट करें अपने। अच्छा, ये वर्ड था इलाहन, यानी कि हा जबर नून हन। अब इसके अंदर जो एक हिडन नून है इलाहन, उसमें क्या कर रहे हैं, वो हिडन नून खत्म हो रहा है ना, लाम की एक हा की एक जबर को हम लाम के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, इलाहल्ला, हन खत्म हो रहा है, नून खत्म हो रहा है, इलाहल्ला कद, हा जबर लाम हल हो रहा है, अंदर से नून की आवाज खत्म हो रही है, इलाहल्ला कद। इसी तरह जबदन था, जबदन, तो उसमें नून की आवाज खत्म हो गई, एक जबर को हम आगे रॉ के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जबदर, दाल जबर रॉ दर, जबदर रॉबियन। खैरुन नुज़ूला था, तो वो जो खैरुन वाला एक नून था वो खत्म हो रहा है, रॉ की एक पेश को हम अगले नून के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, खै रॉ पेश नून रुन, खैरुन नुज़ूलन। इसी तरह मसलन था, नून एक अंदर हिडन था मसलन, लेकिन क्या किया हमने, नून की आवाज को खत्म हो कर दिया गया, लाम की एक जबर को हमने मीम के साथ ज्वाइन किया आगे, मसलम्मा, मसलम्मा। समझ आ गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैम। जी मुसर्रत रऊफ आपका हाथ खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम अस्सलाम। ये पूछ रही थी, ये लाम रॉ नून का तो मखरज एक ही है, लेकिन नून मीम नून वाव नून या का मखरज एक ही तो नहीं है ना, करीब करीब है? करीब करीब है ना, करीब करीब है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिए तुम्हारे। ठीक है मैम। अच्छा वालेकुम अस्सलाम। जी मुसर्रत, इनका ना करीब करीब का ही सारा मखरज है, लाम और रॉ जो है ये नून से करीब हैं, ना लाम नून रॉ करीब करीब का मखरज है। इसी तरह नून का मीम के साथ भी करीब का मखरज है, नून ऊपर के 6 दांत है और मीम होंठ है। अब ऊपर वाले दांतों और होठों के बीच में कितना डिफरेंस है? ठीक है मैम, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है ना, तो इसी तरह वाओ भी होठों से दा होता है, नून ऊपर वाले 6 दांतों से दा होता है, तो वो क्लोज मखरज। चले नेक्स्ट क्लास में पहले मखारिज पढ़ेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। इस तरह से थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है ना ये आप लोगों की दूर हो जाएगी। करीब करीब की सारा जो मखारिज वाला है ना सारा टॉपिक, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अभी आपके 2 रूल्स हुए हैं, एक आपका हुआ है इजहार और एक आपका हुआ इदगाम। 2 रूल्स अभी आपके बाकी हैं, एक आपका इख्फा रहता है, अच्छा नहीं ठीक है 3 ही थे ना, एक इजहार एक इदगाम एक इख्फा और एक ये इकलाब, 4 थे। इजहार आपने पढ़ लिया, इकलाब भी पढ़ लिया, इदगाम भी पढ़ लिया, 3 रूल्स आपके आज हो गए हैं। अब आपका सिर्फ एक रूल बाकी है, उससे पहले फिर इंशाल्लाह हम मखारिज पढ़ते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह ये लास्ट वाला जो है रूल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब आपने कोई सवाल किसी का है, कोई मुश्किल, कोई परेशानी या कोई बात शेयर करनी हो? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं ये कह रही थी कि आपकी ये जो आप अभी लेक्चर दे रही हैं तो इसमें बार बार वो डिस्कनेक्ट हो जाता है नेट, तो अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह और ये जैसे ये पिक्चर्स आ रही हैं तो कायदे की, तो ये आप उसमें ग्रुप में भेज दिया करें। जी जी, ये हमेशा ग्रुप में शेयर होती हैं फौजिया, इससे पहले अच्छा, भी क्योंकि 3 मैं आज क्लासेस गुजरी हैं, पता तीनों नहीं ग्रुप। मुझे पहले समझ, आज फिर मैंने देखा टाइम था तो फिर मैंने अटेंड कर लिया क्लास। पहले मेरी क्लास